अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैस फ्रॉम मैथ्स मेडिको। आप लोग मेरी जनरल फार्माकोलॉजी की वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाय राइटिंग मैथ्स मेडिको स्पेस जनरल फार्माकोलॉजी। और डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विद योर कोलीग्स एज वेल। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम बात करने लगे हैं फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है कि ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या करती है। अब हर ड्रग के दो इफ़ेक्ट्स हैं, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हैं। ड्रग बाइंड करती है अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है। जो ड्रग की बाइंडिंग है ना अपने रिसेप्टर के साथ, तो इसकी वजह से बनता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब एक रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है ताकि वो ला सके हमारे पास स्पेसिफिक चेंज इन द फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें ड्रग एज अ सिग्नल एक्ट करती है और रिसेप्टर एज अ सिग्नल डिटेक्ट करता है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स लेके आते हैं हमारे पास। रिसेप्टर स्टेट्स जो होती है ना वो दो तरह की हो सकती हैं। रिसेप्टर इनएक्टिव भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकता है, और ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में आपस में एग्जिस्ट करती हैं। और जो इनएक्टिव स्टेट ऑफ द रिसेप्टर है ना, ये हमारे पास फेवर्ड है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स। ये बात तो साफ जाहिर है। अब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्चुअली होता क्या है? सेल्स के पास डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और उन डिफरेंट रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक एगनिस्ट होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर हमारे पास ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कार्डियक सेल ले लें, तो कार्डियक सेल के अंदर हमारे पास सबसे पहले बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन के साथ जाकर बाइंड करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास मस्करेनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं जो एक्चुअली हमारे पास एसिटाइलकोलिन के साथ जाकर बाइंड करते हैं। और ये जो दोनों रिसेप्टर्स हैं ना, डायनामिकली हमारे पास एक्चुअली वाइटल फंक्शंस ऑफ द हार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने ये बात जो है याद कर लेनी है। अब क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस। आप इसको बिल्कुल उस तरह ले लें जिस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसी तरह इसका कंसेप्ट है। देखिए, जितने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। अब हम बात करने लगे हैं मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़ के बारे में। जो मेजर यानी कि रिचर सोर्स ऑफ रिसेप्टर्स है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन हैं जो कि ट्रांसड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स इनटू द इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। चार इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं: लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जी प्रोटीन कपल्ड, एंजाइम लिंक्ड एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताई थी निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। अब लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते क्या हैं? अब आप ये डायग्राम देखें। आप देखें कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होता है ना, वहाँ पे ड्रग बाइंडिंग साइट होती है। और वो जो ड्रग बाइंडिंग साइट होती है ना, ये रेगुलेट करती है ओपनिंग ऑफ द पोर को, जिसके थ्रू ड्रग ने पास करना है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चैनल यूजली क्लोज रहता है जब तक आकर कोई एगोनिस्ट या ड्रग अपनी जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे आकर लगता नहीं है। जब लगता है तो वो कुछ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए ओपन होता है और ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास करके इंट्रासेलुलर साइड पे चली जाती है। आयन कंडक्टेड के जो आयन कंडक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी। मैं आपको दो फंक्शंस बताता हूँ। अगर आप निकोटिनिक के एग्जांपल लें तो आपने एन और एन पढ़े थे, यानी कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन और एन से न्यूरोट्रांसमिशन। अब क्या होता है कि जब निकोटीन आके अपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेगा, ठीक है, तो आपका आयन चैनल ओपन होगा। सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, और पोटेशियम का होगा ई फ्लक्स। जब ये होगा तो आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो एक्शन पोटेंशियल पर क्या करता है, हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिशन करवाता है इन नर्व्स, और स्केलेटल मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। अब हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की। इसके अंदर एग्जांपल में आप ले लें अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स। अच्छा, अब क्या होता है कि जो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर होता है ना, वहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है, और जो इंट्रासेलुलर पोर्शन होता है वो एक जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स हैं: जी एस प्रोटीन, जी आई प्रोटीन एंड जी क्यू प्रोटीन्स, ठीक है। इन तीनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। आप एक कॉमन इफेक्टर ले लें, ठीक है, विच इज़ बीइंग एक्टिवेटेड बाय द जी एस एंड इनहिबिटेड बाय द जी आई। वो कौन है? एडेनिलाइल साइक्लेज एंजाइम है, जो कि सेकंड मैसेंजर बनाता है। कौन सा? साइक्लिक एएमपी। और वो आगे जाके हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास अल्फा बीटा गैमा का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो कि और जो ये जी एस प्रोटीन के, हर जी एस प्रोटीन चाहे जी क्यू है, जी आई है, जी एस है, इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा और गैमा। ये तीनों सब यूनिट्स जीडीपी के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, और इनका ये नॉर्मल कन्फिग्रेशन है।
अब क्या होता है कि जब जीडीपी की जगह जीटीपी आ जाता है, ठीक है, वो अल्फ़ा सब यूनिट के साथ जाके बाइंड करेगा। जब अल्फ़ा सब यूनिट के साथ जाके बाइंड करेगा तो अल्फ़ा जीटीपी कॉम्प्लेक्स एक तरफ हो जाएगा और बीटा और गैमा कॉम्प्लेक्स एक तरफ हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फ़ा एक तरफ और बीटा और गैमा एक तरफ, ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं और ये दोनों जाके अपना डिफरेंट लाइक अपने एरिया में जाके बाइंड करके अपना रिस्पॉन्स लेके आ सकते हैं। लाइक कैसे कि ये फिर डिफरेंट सेलुलर इफेक्टर्स के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं, जो कि एंजाइम हो सकता है, जो कि आयन चैनल हो सकता है, जो कि फर्दर एक्शन लेके आता है विद इन द सेल्स, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स कुछ सेकेंड्स तक रहता है। अब हम एडेनिल साइक्लेज की बात कर रहे हैं तो आप डायग्राम में देखें कि अल्फ़ा जीटीपी कॉम्प्लेक्स अलग हो गया, वो जाके एडेनिल साइक्लेज को जाके एक्टिवेट करेगा। जब एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा तो एटीपी को तोड़ के साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर बनाएगा और साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर आगे जाके मजीद अपना वर्क परफॉर्म करेगा वाया द फॉस्फोराइलेशन, मतलब डिफरेंट बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करेगा, बहुत से एंजाइम्स को या कुछ भी करके उनको फॉस्फोराइलेट वगैरह करेगा। अब जब हार्मोन मज़ीद अवेलेबल नहीं होता, यानी कि एगोनिस्ट मज़ीद अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास जो रिसेप्टर होता है ना वो वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, मतलब जीटीपी की जगह वापस जीडीपी आ जाता है और अल्फ़ा बीटा गैमा दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं और जो एडेनिल साइक्लेज है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया जीएस का मैकेनिज्म। जीआई का मैकेनिज्म सेम यही है लेकिन वो इनहिबिटरी होता है। जो जीक्यू है ना, जीक्यू हमारे पास दो तरह के सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स बनाता है, एक IP3 और एक हमारे पास बनाता है वो डैग। अब डैग और जो साइक्लिक एएमपी है ना, ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेजेस को विद इन द सेल एक्टिवेट करते हैं और जो IP3 है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज़ करता है और वो कैल्शियम लेवल्स इन टर्न एक्टिवेट करते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन काइनेजेस को। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म है और ये वो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। बात करेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में। जो ये फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स है ना, जब इसके साथ आकर लाइगेंड बाइंड करता है तो इसके अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है, जिसके बाद ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर दो तरह की टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और इसके अंदर दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, लाइक इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। अब क्या होता है कि जो आप डायग्राम देखें कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है ना वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में मौजूद है, ठीक है। इसके दो सब यूनिट्स हैं, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। और जो बीटा सब यूनिट का जो इंट्रासेलुलर डोमेन है ना, आप वहाँ देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, टायरोसिन लगा हुआ है, ठीक है। जब इंसुलिन बाइंड करती है ना तो वो रिसेप्टर की जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, ठीक है, इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ द बीटा सब यूनिट ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर के साथ उसको एक्टिवेट कर देती है और टायरोसिन क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। अब जो टायरोसिन फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन है ना वो मज़ीद जाके आगे लाइक दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। आप इंसुलिन की एग्जांपल में आप ले लें, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स IRS, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स को जाके क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। अब जब उनको जाके फॉस्फोराइलेट करेगा तो एक्टिवेशन ऑफ होगा मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवेज, और जब फॉस्फोराइलेटेड इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स आगे जाके एक्टिवेशन करेंगे डिफरेंट प्रोटीन काइनेजेस की, फॉस्फेटेजेस की, जिसकी वजह से हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि हमें बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं इनको ऑलमोस्ट इफेक्ट वही है जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर लेके आ रहा है। मतलब जी प्रोटीन कपल्ड में लाइक साइक्लिक एएमपी या IP3 डैग को भी बना था, वो जाके काइनेजेस को एक्टिवेट करके फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में क्या होता है कि इंसुलिन के केस में लाइक जो बीटा के जो इंटरसेलुलर डोमेन में टायरोसिन लगा है ना उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, वो मजीद आगे जाके फॉस्फोराइलेशन करवाता है और उस अगली प्रोटीन की, और फिर वो आगे जाके फॉस्फोराइलेशन करवा के अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट लेके आ रही होती है। तो ये हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल ले लें, लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स की एग्जांपल ले लें तो वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा थायराइड भी हमारे पास एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। अच्छा, अब आप ये डायग्राम देखें जो भी इसके लिए ये होता है कि उसने सेल के अंदर जाना है, तो कोई भी ऐसा लाइगेंड या ड्रग जा सकता है जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल होगा, क्योंकि उसने हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है। अब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस ऑफ द सेल में चलेगी। वहाँ पे जाके क्या होता है कि ड्रग जाके अपने इनएक्टिव रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक हो गया। वो एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो आगे मजीद जाके किसी भी जीन के साथ जाके लगता है और जीन के अंदर वो जाके ट्रांसक्रिप्शन करवा के mRNA बनाता है। mRNA से फिर आगे ट्रांसलेशन होके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनती हैं, हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं और प्रोटीन्स बायोलॉजिकल इफेक्ट लेके आती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी टारगेट हुआ किनका, इन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हुए जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो जीन रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं मेनली, ठीक है। तो ये होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इनके बारे में आपने वैसे पहले फिजियो में या बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इसकी एग्जांपल आप ले लें, फॉर एग्जांपल जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है ना, ठीक है, उसका जो वो टारगेट होता है सेवरल एंटी माइक्रोबियल्स का, सच एज ट्राइमेथोप्रिम,
ठीक है, ये उसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह जो 50 सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम है वो डिफरेंट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स सच एज एरिथ्रोमाइसिन का टारगेट होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की और डिफरेंट ड्रग्स के जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे जाके अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर जो मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़ हैं ना वो कौन कौन सी हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है। हमने डिफरेंट जी कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो इनका अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें डिफरेंट जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स, तो पाथवे कौन सा होगा, साइक्लिक एएमपी पाथवे। तो जी प्रोटीन कौन सी इन्वॉल्व हो सकती है, वो GSP हो सकती है, ये GI भी हो सकती है। एडरेनल साइक्लेज एंजाइम होगा जो कि सेक्टर मैसेंजर साइक्लिक एएमपी बनाएगा। प्रोटीन काइनेज ए आगे जाके मजीद फॉस्फोराइलेशन करवाएगी। और एग्जाम्पल कौन सी है, अल्फा-2 और बीटा रिसेप्टर्स। इसी तरह PIP2, ठीक है, इसके अंदर कौन सा हमारे पास आता है, GQ कपल्ड होती हैं। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, और इसके अंदर डैग बनता है, डायसेल्ग्लिसरॉल, कैल्शियम बनता है और IPT इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, और साथ में प्रोटीन काइनेज C, और इसके अंदर एग्जांपल अल्फा-1 और M1 मस्करिनिक 1 रिसेप्टर्स की आ जाती है। अब पाथवे कौन सा है, साइक्लिक 3MP पाथवे। जी प्रोटीन कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। एंजाइम कौन से हैं, ग्वानालाइल साइक्लेज। सेकंड मैसेंजर कौन सा है, साइक्लिक GMP। प्रोटीन काइनेज कौन सी है, जी प्रोटीन काइनेज है। और एग्जांपल कौन सा है, ANF जो है ना वो इसकी एग्जांपल में आ जाता है, दैट इज़ द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्वेश्चन आपने याद कर देना है। स्पेयर रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स ठीक है जो ड्रग को बाइंड नहीं करते जबकि ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी सफिशिएंट होती है कि वो मैक्सिमल इफेक्ट ला सके। और ये कब प्रेजेंट होता है, जब KD इज़ ग्रेटर देन द EC50। एग्जांपल ले लें इंसुलिन की। अब इंसुलिन रिसेप्टर्स 99% जो होते हैं वो स्पेयर रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इनके पास मैक्सिमम फंक्शनल रिजर्व है और ये इंश्योर करते हैं कि एडुकेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर हो। जबकि जो बीटा रिसेप्टर्स हैं हार्ट के, उसके अंदर सिर्फ 5 to 10% हमारे पास क्या है, स्पेयर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, यानी कि लिटिल फंक्शनल रिजर्व है इन फेलिंग हार्ट। इस वजह से मैक्सिमम रिसेप्टर्स को ऑक्यूपेंसी चाहिए ताकि हमारे पास मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टिलिटी या मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ सके। बीटा रिसेप्टर्स आपने याद रखना है कौन से हैं, हार्ट के। अच्छा, अब KD और EC50 क्या होता है। KD क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट बाइंड्स टू 50% ऑफ द रिसेप्टर्स, ये KD है। और EC50 क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट ब्रिंग्स 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट ब्रिंग्स अ स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ये EC50 कहलाता है। ठीक है, अब अगला हमने पढ़ना है कि मज़ीद ये जो एक्सेसिव स्टिमुलेशन है किसी भी रिसेप्टर सेल के रिसेप्टर की, उसको कैसे प्रिवेंट करता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन की। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि छोटे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टिमुलेशन को एक सेल की प्रिवेंट करना। अब सिग्नल एम्पलीफिकेशन क्या होता है कि जी प्रोटीन और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स सिग्नल एम्पलीफिकेशन शो करते हैं कि वो सिग्नल की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करते हैं और ड्यूरेशन को भी एम्पलीफाई करते हैं, वायदा सिग्नल कैस्केड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूटरॉल एक ड्रग है, अगर वो खुद जाकर अपने रिसेप्टर पे जाकर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी तो उसका इफेक्ट कुछ मिली सेकंड्स के लिए होगा, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट जी प्रोटीन के थ्रू ये काम होगा तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 100th ऑफ मिली सेकंड्स तक ये काम जारी रह सकता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि टोटल रिसेप्टर्स का सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन चाहिए होता है जो कि जाके हमारे पास ऑक्यूपाई होगा और वो हमारे पास एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स करवा सकता हो। अब इसमें जो सिस्टम्स हमारे पास ये वाला बिहेवियर शो करते हैं उनके अंदर स्पेयर रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपके ज़हन में ये पॉइंट आएगा। अच्छा, अब डिसेंसिटाइजेशन या डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स वो करवाता है, कैसे करवाता है, या तो वो सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट की वजह से तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रिसेप्टर्स में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अच्छा देखें, अगर तो बहुत ज़्यादा एगोनिस्ट की स्टिमुलेशन होगी ना तो रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स बहुत कम हो जाता है। इसको हम टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। ये किस वजह से होता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स हो जाती है और जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं वो अनरिस्पॉन्सिव टू द एगोनिस्ट हो जाते हैं। अब अगली बात होती है कि डाउन रेगुलेशन क्या होती है, डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स क्या हो सकती है। दूसरा काम जो मतलब टू मच एगोनिस्ट स्टिमुलेशन में हो सकता है वो डाउन रेगुलेशन है। क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सेल के अंदर इंटरनलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर एगोनिस्ट इंटरेक्शन के लिए अनअवेलेबल हो जाता है, मतलब सेल के अंदर घुस जाते हैं वो। हम मैं डायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ, कुछ रिसेप्टर्स पार्टिकुलरली जो आयन चैनल्स हैं, मतलब लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, उनको फेनेट बहुत ज़्यादा सारा टाइम चाहिए होता है। मतलब एक दफ़ा स्टिमुलेट अगर वह हुए हैं ना, ठीक है, तो दोबारा से एक्टिवेट होने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और इस रिकवरी फेज के दौरान जो अनरिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स को हम रिफ्रैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
अब अगर एंटागनिस्ट की बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होती है ना, तो क्या होता है कि रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन या सुपर सेंसिटिविटी होती है। अब इसे हम क्या कहते हैं, जब एंटागनिस्ट का कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर होगा तो अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स होगी। मतलब कि जो रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के सरफेस के ऊपर इंसर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है एगोनिस्ट को, जिसको हम सुपर सेंसिटिविटी कहते हैं, या वो रेजिस्टेंट हो जाता है टू द इफेक्ट्स ऑफ द एंटागनिस्ट। बस यहाँ तक आपने कर लेना है। आगे जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो है डिफरेंस बिटवीन द टॉलरेंस एंड टैकीफाइलैक्सिस। अब टॉलरेंस और टैकीफाइलैक्सिस का डिफरेंस, ठीक है। टैकीफाइलैक्सिस अभी हमने पढ़ ली कि रैपिड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब टॉलरेंस क्या होती है, ठीक है, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग व्हेन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि जी हर वक्त कोई ना कोई छोटी सी बीमारी हुई दवाई ले ली, छोटी सी बीमारी दवाई ले ली। अब वो बहुत अरसे से ना एक ही दवाई बार बार लेते जा रहे हैं। अब कुछ अरसे के बाद क्या होगा कि वो वाली जो कंसंट्रेशन है ना ड्रग की, जो वो इतने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो इफेक्ट नहीं ला रही होगी। तो ये होता है टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस स्लोली डेवलप करती है, टैकीफाइलैक्सिस रैपिडली डेवलप करती है। अब टॉलरेंस में क्या होता है, ठीक है, एक बंदा एक डोज काफ़ी अरसे से ले रहा था, अब उसके अंदर वो इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर आप उसकी डोज को इंक्रीज़ कर दोगे ना तो आपको इफेक्ट मिलेगा। लेकिन टैकीफाइलैक्सिस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर रिसेप्टर्स का मसला है। अच्छा, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स एग्जांपल ले लें नोरेपिनेफ्रिन, या डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स ऑन द सीएनएस एग्जांपल ले लें नारकोटिक्स, ये टॉलरेंस शो करती हैं। टैकीफाइलैक्सिस कौन शो करता है, मेनली इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स लाइक एम्फेटामिन, एफेड्रिन एक्सेट्रा। तो ये आपने इसका डिफरेंस भी याद कर लेना है, अक्सर पूछ लिया जाता है एसईक्यू वगैरह में जी। अब हम फार्माकोडायनामिक्स में बात करेंगे पोटेंसी की। पोटेंसी क्या होती है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड इफेक्ट। इसको हम यूजुअली EC50 कहते हैं। अब EC50 क्या होती है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट। अगली चीज़ हमारे पास आती है एफिकेसी। एफिकेसी क्या होती है, लार्जेस्ट इफेक्ट दैट कैन बी अचीव्ड विद अ ड्रग रिगार्डलेस ऑफ द डोज, ये एफिकेसी होती है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट MCQ है ये बहुत, कि इस तरह की 3 डायग्राम्स या ये एक ही डायग्राम में तीनों ग्राफ्स इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, आपने याद रखना है हम हमेशा एक्स एक्सिस पर डोज देते हैं और वाई एक्सिस पर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। किसी भी ड्रग की जो एफिकेसी होती है वो उसकी हाइट डिटरमिन करती है, ठीक है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस, कि वो कितना मैक्सिमम इफेक्ट दे रही है हमें। और जो पोटेंसी होती है वो उसके अलॉन्ग द एक्सिस होती है कि वो जितना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब वाई एक्सिस के करीब होगी ड्रग, मतलब कितनी कम डोज पे वो हमें रिस्पॉन्स दे रही है, वो उसकी पोटेंसी होती है। अब ये 3 ड्रग्स हैं, ड्रग A, B और C। A जो है देखें ये बिल्कुल वाई एक्सिस के बिल्कुल करीब है, मतलब इट इज़ मोर पोटेंट। फिर B थोड़ा सा दूर है तो B A से कम पोटेंट है, और C B से भी कम पोटेंट है। तो A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C, ये पोटेंसी आ जाती है। एफिकेसी मैंने आपको बताया हाइट से डिटरमिन होती है। तो देखें एफिकेसी में क्या होगा कि A की एफिकेसी लेस है देन B, लेकिन B और C की एफिकेसी दोनों की बराबर है। तो एक इंपॉर्टेंट MCQ में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसको लाजमी याद रखिएगा। अगली चीज़ हम बात करेंगे रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर साइट क्या होती है और इफेक्टर्स क्या होते हैं। अब रिसेप्टर क्या होता है, देखिए रिसेप्टर आपको नाम से जाहिर हो रहा है, रिसेप्शन, किसी चीज़ को उसने रिसीव करना है। अब मॉलिक्यूल जिसके साथ ड्रग बाइंड करके चेंज लेके आती है फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिसेप्टर के अंदर, ठीक है, इट इज़ अ रिसेप्टर। रिसेप्टर साइट क्या होती है, वो स्पेसिफिक रीजन ऑफ रिसेप्टर जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड करती है, वो रिसेप्टर साइट क्या होती है। और इफेक्टर्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को ट्रांसलेट करके, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटी के अंदर चेंज लेके आते हैं, ठीक है। ये बस कंसेप्चुअल बातें हैं, बस इसका पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट SEQ जो कि अक्सर आ जाता है पेपर्स में, एगोनिस्ट क्या होता है और एगोनिस्ट के टाइप्स, ठीक है। अ ड्रग एक्टिवेट्स इट्स रिसेप्टर अपॉन बाइंडिंग एंड प्रोड्यूस अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स, उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसी ड्रग जो कि रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करके एक मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स लेके आएगी, इसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। एग्जांपल अल्फा-1 रिसेप्टर्स पे फेनिलेफ्रिन का जाकर बाइंड करना। अब एगोनिस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है बायस्ड एगोनिस्ट, ठीक है, एक ऐसा एगोनिस्ट, ठीक है, जो कि सेम रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जो कि उसके ग्रुप की बाकी ड्रग्स करती हैं, लेकिन साथ में ये डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स भी लेके आता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स भी लेके आता है जो उसकी क्लास की बाकी ड्रग्स शो नहीं करती, ठीक है। ये होता है बायस्ड एगोनिस्ट। बायस्ड होता है मतलब उसकी एक तरफ जो होता है ना रुझान ज़्यादा होता है, मतलब वो लग भी वहीं पे रहा है लेकिन साथ में डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स भी लेके आ रहा है। एग्जाम्पल कार्बिडिलोल ऑफ बीटा रिसेप्टर। कार्बिडिलोल जो होता है ये बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एज अ बायस्ड एगोनिस्ट एक्ट करता है। नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट जो हैं वो है पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, एक ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है,
लेकिन जो उसका इफेक्ट होता है फुल डोजेज पे भी वो फुल एगोनिस्ट की निस्बत कम होता है, वो पार्शियल एगोनिस्ट होता है। मतलब फुल एगोनिस्ट की निस्बत जो उसका इफेक्ट होगा ना वो थोड़ा सा कम होगा। लाइक बुप्रेनॉर्फिन एट ओपियोइड रिसेप्टर्स, ये एज अ पार्शियल एगोनिस्ट एक्ट करता है, और कुछ रिसेप्टर्स पे ओपियोइड की और कुछ रिसेप्टर्स पे ये एज अ एंटागोनिस्ट एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, थर्ड टाइप जो है वो है इन्वर्स एगोनिस्ट। क्या होता है? ऐसी ड्रग जो कि रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करती है और इसकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को प्रिवेंट करती है इन द एब्सेंस ऑफ एन एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट की एब्सेंट में भी उसकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को मजीद कैरी ऑन नहीं करने देती। एग्जांपल है इसकी बीटा कार्बोलिन्स एंड बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ अ रिसेप्टर ये होता है कि ऐसा रिसेप्टर जो कि एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड लिगैंड, उस रिसेप्टर को हम कहते हैं कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है। अब हम बात करेंगे ड्रग एंटागोनिज्म की। अच्छा, दो तरह के एंटागोनिज्म है। ठीक है, पहला जो एंटागोनिज्म है वो है ड्रग एंटागोनिज्म। एंटागोनाइज एंटी मतलब किसी चीज़ के खिलाफ होना। ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर दो ड्रग्स, ठीक है, अपने एक्शंस को अपोज कर रही होती हैं ऑन द सेम बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको ड्रग एंटागोनिज्म कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, केमिकल एंटागोनिज्म एंड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। केमिकल का मतलब है कि मतलब केमिकली रिलेटेड है, ड्रग्स का कोई आपस में फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ड्रग काउंटर इफेक्ट करती है द इफेक्ट ऑफ द अदर ड्रग बाय बाइंडिंग टू द एगनिस्ट ड्रग। मतलब ये रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड नहीं करती, ये डायरेक्टली उसी दूसरी ड्रग के साथ जाकर बाइंड करके उसके इफेक्ट्स को काउंटर करती है। फॉर एग्जांपल जो एंटासिड्स हम लेते हैं वो HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं इन आवर स्टमक। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को काउंटर करती है। कैसे? बाय बाइंडिंग एट अ डिफरेंट रिसेप्टर एंड कॉजिंग अपोजिंग इफेक्ट्स। मतलब वो दोनों जाके ही लगेंगी। ठीक है, वो अपने रिसेप्टर पे लगेगी, वो अपने रिसेप्टर पे लगेगी, लेकिन दोनों दूसरे के इफेक्ट्स को अपोज करेंगी। ठीक है, ये हिस्टामिन एड्रेनालिन एंटागोनिज्म इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी कोई ऐसी क्यों है ना एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का, उसके अंदर आपने डेफिनेशन के बाद आपने एग्जाम्पल लाजमी कोट करनी है। ठीक है, तब आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाता है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ठीक है, a drug that binds to a receptor without activating it and thereby prevents the activation by an agonist, ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है। वो ड्रग एंटागोनिज्म था, ये फार्माकोलॉजिकल है। फार्माकोलॉजिकल की दो टाइप्स, कॉम्पिटिटिव को हम रिवर्सिबल भी कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव को हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट SCQ है। ठीक है, ये आपने लाजमी जो है ना इसको करना है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव है मतलब इट बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये बाइंड्स टू एन अदर साइट जो कि नॉर्मली एलोस्टेरिक साइट होती है अदर देन द एक्टिव साइट। ये केमिकली एगोनिस्ट के साथ रिजेंबल करता है, तभी जाकर उसकी एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड कर जाता है। ये रिजेंबल नहीं करता। पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट आती है ड्रग रिस्पॉन्स कर्व के अंदर, और इसके अंदर एगोनिस्ट की जो ड्रग रिस्पॉन्स कर्व है वो फ्लैटन हो जाती है। अगर हम ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हम इस एंटागोनिज्म को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल भी है और ये इरिवर्सिबल है, तो इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। आप पहले पढ़ के आए हैं इन डिफरेंट लाइक ANS के अंदर कि जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स के ऊपर फेंटोलामीन का इफेक्ट है वो रिवर्सिबल है, लेकिन अल्फ़ा के ऊपर फेनॉक्सीबेंजामीन का इफेक्ट इरिवर्सिबल है। तो ये दो एग्जांपल्स लाजमी कोट कीजिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही ज़रा मुश्किल सा क्वेश्चन आ जाता है जो अक्सर मतलब हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व और काउंटर डोज रिस्पॉन्स कर्व। अच्छा, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स विद इंक्रीजिंग ड्रग कंसंट्रेशन हो, लेकिन हम उसके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो, तो वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है। ये देख रहे हैं, रिस्पॉन्स ऑन द वाई एक्सिस, डोज ऑन द एक्स एक्सिस, और ये हाइपरबॉलिक इन शेप होती है। देखिए ना, हाइपरबोला बना हुआ है, हाइपरबॉलिक इन शेप। क्वांटर डोज रिस्पॉन्स कर्व जो होती है ये इंक्रीजिंग फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स शो करती है इंक्रीजिंग डोज के साथ। मतलब इसके अंदर हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। ये देख रहे हैं, ये सिग्मॉइड इन शेप है, एस शेप, सिग्मॉइड इन शेप। इसके अंदर हम एफिकेसी और पोटेंसी दोनों निकाल सकते हैं ग्राफ से, और इसके अंदर हम पोटेंसी भी निकाल सकते हैं, एफिकेसी भी निकाल सकते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, और LD50 यानी कि लीथल डोज 50, मतलब वो ड्रग की कंसंट्रेशन दैट कैन कॉज लिथैलिटी इन द 50% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, तो वो लीथल डोज 50 होती है। ये आपने याद रखना है। लास्ट थिंग अबाउट थेराप्यूटिक अबाउट फार्माकोडायनामिक्स इज अ थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? ये रेशियो ऑफ TD50 टू ED50। TD50 LD50 वो लीथल डोज 50 है, टॉक्सिक डोज 50 है, और इफेक्टिव डोज 50 क्या है कि राइट मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ठीक है, और इसको हम कहाँ से डिटरमिन करते हैं? इट इज डिटरमिन बाय द काउंटर डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये सेफ्टी ऑफ द ड्रग को
हमारे पास एस्टिमेट करवाती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स जितना कम होगा सेफ्टी भी उतनी कम होगी। ऐसी ड्रग्स जिनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो कम होता है वो है वारफेरिन, फेनेटोइन या लिथियम। मतलब हम इसको एज अ रेशो भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू TD50 जिसको हम LD50 भी कहते हैं और ED50। पहले आपने थेराप्यूटिक विंडो भी एक चीज़ पढ़ी होगी। थेराप्यूटिक विंडो क्या होती है और थेराप्यूटिक इंडेक्स दोनों थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। वो मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक्स की वीडियो में बताया था, तो डू सी दैट वीडियो एज वेल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू आस्क मी इन द कमेंट्स एज वेल। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।